नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने चांदी में आज शुरुआती कारोबार के दौरान थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। अमेरिका में जॉबलेस क्लेम्स बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिला है, लेकिन दाम अभी भी 4 हफ्ते के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। आगे सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी, इसी पर करेंगे चर्चा। साथ ही आज से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में ज्वेलरी डिमांड का हाल भी समझेंगे। हमारे साथ इन्वेस्टिव 18 कमोडिटी एडिटर महेश गुप्ता है, बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के कुमार जैन है, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव मौजूद हैं। हालांकि आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो 1/4% नीचे सिल्वर ट्रेड कर रहा है और गोल्ड में भी हम सुस्ती का ही रुझान देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो ज्वेलरी डिमांड पर करते हैं फोकस, उसके बाद प्राइसेस पर भी आउटलुक लेंगे। कुमार जैन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और जो प्री बुकिंग्स रही हैं वेडिंग सीजन की वो तो काफी स्ट्रांग रही हैं, लेकिन अब क्योंकि प्राइसेस ऊपरी स्तरों से थोड़ा और करेक्ट हुए हैं, क्या ये डिमांड और इंक्रीज होते हुए दिखी है? थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। सडनली जो सोना है करीबन 53-54 हजार से सीधा उतर के आज 50,100 के आसपास आया है। तो ये देखते हुए लोग सहम गए हैं। लोग इस समय भरपूर खरीदारी कर रहे थे, लेकिन इसकी वजह से जो फॉल आया है इसकी वजह से लोग स्थगित हो गए, सोच रहे कहीं और नीचे नहीं चला जावे। ये लोगों में थोड़ा भय बैठा है। तो कल जो हमारा दिन था वो बिल्कुल आराम का दिन था। इसके पहले हम लोगों ने अच्छा काम किया। हर ज्वेलर्स मुंबई का, जहाँ तक मुंबई का सवाल है, एकदम सुपर हिट काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन किसी कारण से ऐसा वॉलेटाइल मार्केट जो रहता है वो कस्टमर को डिस्टर्ब कर देता है, रुकवा देता है कि नहीं कहीं और सोना नीचे नहीं कर जावे। लेकिन फिर भी भरपूर खरीदारी हो रही है। शादियों की भरमार है। आपने सुना होगा कि कल जयपुर में 4,000 शादियां थी, उसके पहले दिल्ली में भी कई शादियां थी और पहला मुहूर्त था लगभग 1,52,000 शादियां टोटल हिंदुस्तान में थी। ये सब देखते हुए शादियों की भरपूर मांग है और आने वाले समय भी रहेंगे। इसका कारण मुख्यतः बना हुआ कि जो सोना नीचे उतर आया है वो वापस कहीं ना कहीं जाकर डॉलर के टर्म्स में बात शायद सोना जो था 1795 के आसपास आया था, लेकिन आज वापस बढ़ के 1810 के आसपास गया। तो इस तरह जो उतार चढ़ाव आता है उसमें कस्टमर थोड़ा सहम जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आने वाले सीजन में भरपूर शादियों की मांग है और लोगों की भी मांग है कि भाई चलो कोरोना वायरस है, जो पैसा बचता है उसको सोने में कन्वर्ट करें, क्योंकि इमरजेंसी में यही सोना जो है आपको ऑन द स्पॉट पैसा दे सकता है। ये सब देखते हुए एक अच्छी डिमांड हम देख रहे हैं सोने में और भाव में भी एक लंबी तेजी भी हम देख रहे हैं। सोना शायद घट के 500 या 1000 रुपये और नीचे आए और फिर इसके बाद वापस लंबी तेजी हम देख रहे हैं। करीबन सोना 60,000 के पास स्तर पर जाएगा। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं जाके अच्छी मांग। कुमार जैन जी, मैं एक ही वर्ड पे आके अटकी कि 1,52,000 शादियां यहाँ पर कल देखने को मिली हैं। तो क्लियरली यहाँ पर सोने में ही सबसे ज्यादा हमने खरीदारी आते हुए देखी होगी, क्योंकि कम से कम लोग यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं शादियां, तो बाकी सब खर्चे तो क्लियरली यहाँ पर कम हो ही गए। आप जैसे आपने कहा कि भाव गिर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि शायद और गिरेंगे, तो थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और उस वजह से हल्का सा पॉज यहाँ पर बाजार में जरूर है। लेकिन ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा राजस्थान में, जयपुर वगैरह में बहुत शादियां, तो अगर हम ज्योग्राफिकली भी देखें तो जो ये फिजिकल मांग है ये सबसे ज्यादा फिलहाल कहां पर निकलती हुई नजर आ रही है? मांग मुंबई में रहता है। ऐसे अनुमानित किया गया कि हम लोग देखते हैं कि सोना का जो स्तर रहता है मिनिमम जो रहता है मुंबई में रहता है। महाराष्ट्र में कम स्तर होने की वजह से लोग यहाँ भरपूर खरीदारी के लिए आते हैं। अभी हमारे पास जो कस्टमर थे लास्ट दिनों में राजस्थान के थे, गुजरात के थे, जो यहाँ परचेजिंग करने आते हैं और वहाँ भाव का भी उनको फायदा होता है और एक जगह पर सब पूरे स्टेट में कलेक्शन उनको देखने को मिल जाता है। तो ये सब देखते हुए लोग भरपूर बाहर गाँव से भी लोग यहाँ मुंबई में आ रहे हैं और जो बड़े बड़े ब्रांड है अच्छा काम कर रहे हैं और माल भी अच्छा बिक रहा है। और जहाँ तक रेट का सवाल है, आप लोगों ने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि ये भाव इससे नीचे जाएगा नहीं, उल्टा ऊपर जाएगा। तो ये देखते हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्लियरली भाव नीचे यहाँ पर आए हैं और उसका फायदा यहाँ पर खरीदार जोर तरीके से उठा रहे हैं और शादियों के जो नंबर्स आप यहाँ पर बता रहे हैं वो क्लियरली काफी सपोर्टिव हैं। आपसे जानना चाहेंगे रविंद्र, आपको क्या लगता है सोने में किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? और जैसे कुमार जैन जी ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सब स्टेट्स में काफी भारी यहाँ पर सोने की खरीदारी हो रही है। सदर्न इंडिया में तो ऑफकोर्स है ही, वहां पर ऑफकोर्स हमने जो साइक्लोन है निवार, उसकी वजह से कुछ बाजार जरूर थमते हुए देखे होंगे, लेकिन अब इन करंट लेवल्स पे आपको क्या लगता है किस तरह के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स बन सकते हैं?
गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से जो हमारा जो व्यू था अराउंड 1800 से 1780 के आसपास आफ्टर इट ब्रीच्ड $1850 ऑन कॉमेक्स, उसके पास में आया है। और अगर हम लास्ट 2-3 दिन का मूव देखें तो इट इज काइंड ऑफ सस्टेनिंग द 1800 लेवल्स। तो मेरे हिसाब से 1800-1780 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने 1780-1800 पे ब्रेकआउट देखा था जहां पे प्राइसेस 2000 के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। चला गया था, तो आई थिंक दिस शुड बी एन आइडियल सपोर्ट। और अभी रेजिस्टेंस अगर देखें तो 1850 का ही रेजिस्टेंस है जो कि पहले सपोर्ट था। तो मेरे हिसाब से इट शुड ट्रेड इन दिस वेरी रेंज ऑफ 1800 टू 1850। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 48,250 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहां से हो सकता है कि एक रिबाउंड आए, क्योंकि हमने काफी एक सेलिंग देखी है गोल्ड में फ्रॉम 51,000 टू 48,000 के पास में। सो आई थिंक 48,250, 48,300 एक अट्रैक्टिव लेवल होगा। वैसे 47,500 तक भी फिसल सकता है गोल्ड, लेकिन दैट विल हैपन ओनली इफ इट ब्रीचेस 48,000। तो मेरे हिसाब से तब तक के लिए 48,250 या 48,300 के आसपास बाइंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 48,050। और ऊपर में हम अराउंड से 48,700, 48,800 का एक रेजिस्टेंस देखेंगे। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 49,500 का होगा। सो मेरे हिसाब से एक 50,000 से लेके 48,000 का रेंज, ब्रॉड रेंज रहेगा गोल्ड में, और नीचे के लेवल पे हम फिर से इसमें एक बाइंग देख सकते हैं। जी अजय, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी गोल्ड पर? इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या लेकर चलेंगे? अजय, आपका ऑडियो शायद म्यूटेड है, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज और उसके बाद अपने व्यूज दीजिए। गुड मॉर्निंग दिवाली। डेफिनेटली अगर हम बात करें तो गोल्ड में जिस ढंग से पिछले हफ्ते में हमने देखा कि वैक्सीन की जो बातें आ रही है उसके बाद गोल्ड में एक करेक्शन दिया है। हमने पहले भी कहा था कि 1920 काफी इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे अगर रहता है तो 1800-1820 का एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 दिन में बेस भी बन रहा है। डॉलर इंडेक्स 92 के नीचे जा चुका है, ये कहीं ना कहीं काफी कंसर्निंग है। अगर डॉलर इंडेक्स में और गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को भी सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस धीरे धीरे कंसोलिडेट करके मिड ऑफ दिसंबर तक हम फिर से 1870-1880 तक का लेवल दिखा देंगे। तो दिस इज राइट टाइम कि यहाँ पे अगर पोजिशनली भी और इंट्राडे के लिहाज से भी मुझे लगता है 48 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बहुत अच्छा है। लेके चलिए 49 से 49,200 तक का लेवल अगले 2 सेशन में देखने मिल जाएगा। जी, तो ये स्ट्रैटेजी गोल्ड पर आपको मिली है इमीडिएट बेसिस पर, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 48,900 के टारगेट्स के लिए। क्विकली सिल्वर पर भी एक व्यू ले लेते हैं, जहां पर सॉफ्टनेस आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लगभग 1/4% नीचे सिल्वर ट्रेड कर रहा है। रविंद, सिल्वर पर क्या व्यू रहेगा और कैसे ट्रेड लेंगे? वेल, सिल्वर में भी मेरे हिसाब से सिल्वर गोल्ड को फॉलो करेगा, थोड़ा सा लैगिंग रहेगा सिल्वर, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरनेशनली जब तक $22.50 होल्ड है स्पॉट बेसिस में, आई थिंक सिल्वर में भी हम एक बार्गेन बाइंग देखेंगे। अगर मार्च कॉन्ट्रैक्ट देखें तो मेरे हिसाब से 60,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो उसके करीब कहीं पर भी आता है टुवर्ड 60,500 या 60,600, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग जोन 60,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 60,000 के नीचे अगर निकल जाता है तो फिर एक एक्सट्रीम लेवल इसमें होगा अराउंड 58,500 का। दैट आई थिंक वुड बी अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल, लेकिन उससे पहले 60,500 भी एक अच्छा बाइंग जोन है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। मुझे लगता है 61,900 से लेके 62,500 का लेवल हम नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं। सो इन सिल्वर आल्सो आई थिंक डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। चांदी में भी यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन याद रखें कि कच्चे तेल में यहाँ पर लगातार हमने तेजी आते हुए देखी है। कोरोना वैक्सीन आने की संभावना से डिमांड में यहाँ पर बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बड़े ब्रोकेजेस को देखें तो यहाँ पर यूबीएस और बैंक ऑफ अमेरिका ने $60 के लक्ष्य दिए हैं अगले साल के लिए। हमारे साथ वैंडा इनसाइट्स की वंदना हरी अब इस पर बात करने के लिए जुड़ी हैं। वंदना, आपका शो में स्वागत है। क्लियरली यहाँ पर बढ़ चढ़कर अब हमने टारगेट्स आते हुए देखे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए। आपका क्या व्यू है, किस तरह के प्राइसेस अब हम इस साल में और अगले साल में देख पाएंगे?
हेलो मनीषा, जैसे आपने कहा कोरोना वैक्सीन की वजह से काफी ऑप्टिमिज्म है मार्केट में, और नवंबर में हमने 3 वैक्सीन ट्रायल्स के सक्सेस रिपोर्ट्स मिले हैं हमें, और नवंबर में ही 30% बढ़ोतरी हुई है क्रूड प्राइसेस में। अब सवाल ये है कि यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है। तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं, ऑलरेडी ब्रेंट 49 से थोड़ा सा नीचे है। $50 साइकोलॉजिकल मार्क है जिसपे सबकी नजर टिकी हुई है, और कब $50 बीच होता है। WTI 46 के थोड़ा सा नीचे है। अब मार्केट का ध्यान ओपेक मीटिंग की तरफ है जो अगले मंडे और ट्यूसडे को है, पर उसमें खास सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये है कि ओपेक नॉन ओपेक जो 7.7 मिलियन बैरल्स पर डे उनका प्रोडक्शन कट अभी जारी है दिसंबर एंड तक, वो 3 महीने और एक्सटेंड करेंगे। तो कम से कम जनवरी, फरवरी, मार्च में वो और अधिक तेल नहीं डालेंगे मार्केट पर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, वैक्सीन है और ओपेक का एक्सटेंडेड कट्स है। काफी इस वजह से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है मार्केट में। पर क्या 50 हो सकता है दिसंबर में, 50 डेफिनेटली जा सकता है, पर उससे ज्यादा और कितना ऊपर जा सकता है मुझे डाउट है कि ये रैली और काफी देर तक चलेगी। क्योंकि वैक्सीन ट्रायल सक्सेसफुल हुए हैं, पर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में अभी काफी टाइम लगेगा। करेक्ट वंदना, एक तो ये चीज कि आपकी हिंदी काफी साफ है, एंड शुक्रिया हमारे दर्शकों से हिंदी में बात करने के लिए। और दूसरी चीज ये कि बैकवर्डेशन आप कैसे देखती हैं क्रूड में, क्योंकि ब्रेंट में अब हमने एक बैकवर्डेशन आते हुए देखी है, यानी कि जो फ्रंट मंथ है वो दूर के महीनों से ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसका क्या असर पड़ सकता है प्राइसेस पर? तो बैकवर्डेशन के 2 पहलू हैं। एक तो बैकवर्डेशन की वजह से जो कुछ क्रूड है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जो स्टोरेज में गए हैं, लैंडेड स्टोरेज में गए हैं या फ्लोटिंग स्टोरेज में टैंकर्स पे हैं, तो यूजुअली बैकवर्डेशन में वो तेल स्टोरेज से बाहर निकल आता है। तो इट्स अगेन बुलिश सिग्नल फॉर द मार्केट। और दूसरा ये है कि बैकवर्डेशन में जो फ्यूचर्स में जो ट्रेड कर रहे हैं, पेपर ट्रेड जिसे कहते हैं क्रूड का, उसमें भी एक पॉजिटिव रोल यील्ड आ जाता है। हर महीने के एंड में जब कॉन्ट्रैक्ट बदलता है नए महीने के लिए, एक पॉजिटिव यील्ड आता है जिसमें भी ऑब्वियसली बेनिफिट रहता है स्पेकुलेटर्स को। तो उस वजह से भी स्पेकुलेटिव मनी फंड्स और आ सकते हैं ब्रेंट में। तो ये 2 पहलू है बैकवर्डेशन के। इंटरेस्टिंगली ब्रेंट में है, WTI में अभी बैकवर्डेशन नहीं है। WTI अभी भी कॉन्टैंगो में है। मेरा नजरिया ये है कि ये इसलिए है कि यूजुअली ब्रेंट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लोबल सप्लाई डिमांड। तो जो वैक्सीन की वजह से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट हो रहा है मार्केट में, वो ब्रेंट की तरफ उसका ज्यादा झुकाव है, दुबई क्रूड की तरफ ज्यादा झुकाव है, WTI की तरफ इतना नहीं है अभी। जी जी, शुक्रिया वंदना ये आउटलुक और व्यूज देने के लिए क्रूड पर।